राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। और मैं आशा ये भी करता हूं कि रीट लेवल प्री का जो एग्जाम है वो आप सभी का बहुत अच्छा हुआ होगा। अपने पर्यावरण अध्ययन जो ईवीएस है उसके आंसर की जो यादाश्त के आधार पर जो भी क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर पाया उन क्वेश्चनों से संबंधित अपने आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई एक आधा क्वेश्चन रह चुका है या क्वेश्चन ऊपर नीचे हो चुका है या उसके प्रस्तुतिकरण में कोई त्रुटि रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जीके भाई पुरुषोत्तम मुदगल को। ठीक है, तो देखिए अपने कुछ क्वेश्चन जो है स्मृति के आधार पर मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है। और क्वेश्चन क्या है कि कार्तिक अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार है? तो दीपावली है। कार्तिक अमावस्या के अवसर पर कौन सा त्योहार आता है? दीपावली है। एक राज्य पुष्प का पूछा गया था, तो राज्य पुष्प अपना कौन सा है? रोहिड़ा है। बिछेंद्री पाल का पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर ये कब चढ़े या कब तिरंगा इन्होंने फहराया था? तो 23 मई 1984 को। कब है? 23 मई 1984 है। जंगली मुर्गों वाला अभ्यारण्य कौन सा रहता है? माउंट आबू सिरोही रहता है। चीरने फाड़ने वाले जो दांत है वो रदनक है। रदनक या ध्यान रखना कि कैनेसिस जो है यह ध्यान रखना क्या रहते हैं? चीरने फाड़ने वाले दांत रहते हैं। पांडुपोल जो मंदिर है, पांडुपोल का मेला जो है कहां पर भरता है? अलवर में भरता है। और पांडुपोल जी का जो मेला है वो हनुमान जी से संबंधित अपने मेला रहता है। किनसे संबंधित है? हनुमान जी महाराज से संबंधित मेला रहता है। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज की मूर्ति जो है शयन अवस्था के अंदर यहाँ पर मूर्ति है। तो ये पांडुपोल मेला भरता है, अलवर के अंदर भरता है। जूट कृषि कौन से मौसम में की जाती है? तो ग्रीष्म, गर्मी के मौसम में की जाती है या मार्च से मई के मध्य की जाती है। जूट जो है इसे ध्यान रखना कि पटसन भी कहा जाता है। पटसन या ध्यान रखना इसे पटवा भी कहा जाता है। तो जूट या पटसन की जो कृषि है वो ध्यान रखना ग्रीष्म के अंदर। कार्तिक अमावस्या बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं कोई डीप पेपर अपने नहीं आया। पर्यावरण अध्ययन का बड़ा इजी पेपर आया है, बड़ा शानदार पेपर आया है। दीपावली के अंदर कार्तिक अमावस्या, राज्य पुष्प रोहिड़ा है। बिछेंद्री पाल 23 मई 1984। जंगली मुर्गों का माउंट आबू सिरोही है। चीरने फाड़ने के रदनक दांत है। पांडुपोल मेला अलवर के अंदर हनुमान जी से संबंधित है। और जूट कृषि कौन से मौसम में की जाती है? तो गर्मी के मौसम में की जाती है। देखिए नील आर्मस्ट्रांग जो है इसके बाद चंद्रमा पर कौन गया था? तो बज एड्रिनल ध्यान रखना कि गया था। बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करता है इसके ऑप्शन क्या थे। ठीक है, उन ऑप्शनों को देखने के बाद ही पता लगता है। मैंने ये आपको कहा है कि याददाश्त के ऊपर आधारित ये पेपर बता रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो ग्रह है आकार में वो बृहस्पति रहता है। याक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन में या तो लद्दाख हो सकता है या तिब्बत हो सकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में था तो ध्यान रखना कि लद्दाख होगा। याक जो है इसे ध्यान रखना कि तिब्बत का बेल भी कहा जाता है। तो तिब्बत का इसे बेल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? याक को। अजयगढ़ जो दुर्ग है किसे कहा जाता है? अजयगढ़ दुर्ग ऑप्शन में या तो कुंभलगढ़ हो सकता है या भरतपुर हो सकता है। क्योंकि भरतपुर किले पर किसी ने आज तक अधिकार नहीं किया तो वो अजय दुर्ग की श्रेणी में है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को भी अजय किला के रूप में माना जाता है। इस दुर्ग पर केवल एक बार अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने अधिकार किया था। उसके अलावा ध्यान रखना ये अजय दुर्ग की श्रेणी में ही माना जाता है। दोनों में से जो भी ऑप्शन हो वो आपका आंसर माना जाएगा। ठीक है, सबसे गहरी व तिलस्मी बावड़ी जो है वो कौन सी है? चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी कहां पर आती है? अपने आभा नेरी में। आभा नेरी दौसा के अंदर। आभा नेरी दौसा से संबंधित है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है इस रोग के अंदर। पर्वतारोहियों के लिए आवश्यक उपयोगी जो वस्तु है, जो पर्वतारोही पर्वतों के ऊपर जाते हैं तो उस समय उनके लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन किट है। ये ऑप्शन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑप्शन में थे उसके अनुसार। प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो हेकेल ने दिया था। लेकिन अगर पारिस्थितिकी तंत्र केवल पूछा जाए तो टेंसले ने दिया था। अब ऑप्शन में देखिएगा क्या दिया गया था। क्वेश्चन यही था कि प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो हेकेल है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एजी टेंसले के द्वारा 1935 के अंदर दिया जाता है। 1935 के अंदर यह शब्द दिया गया था। अपने सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है। सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें ड्रिपिंग पद्धति सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है। इसमें देखो जैसे कुइयों से, या ध्यान रखना कि अपने खडीन वगैरह, इस प्रकार से 3-4 और 2-3 ऑप्शन और थे और ये चौथा ऑप्शन अपने ड्रिपिंग तंत्र है। तो ड्रिपिंग तंत्र जो है वो ध्यान रखना कि सिंचाई पद्धति अब वर्तमान में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, पुराने समय में नहीं थी। अशोक स्तंभ में जो शेर है, सिंह है,
वो उसके ध्यान रखना कि मुख कितनी दिशाओं के अंदर है, तो इसका मुख 4 दिशाओं के अंदर है। 3 प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, 1 दिखाई नहीं देता, तो 4 दिशाओं में है। आपके माताजी के भाई की माँ के साथ आपका क्या रिश्ता है, मतलब आपकी माता है, उनके भाई मतलब आपके क्या लगे, मामा लगे, मामा की जो माँ है उससे आपका क्या रिलेशन होगा, तो वो ध्यान रखना नानी रहती है अपनी, ठीक। संकरा जो रास्ता है, संकरे रास्ते का चिन्ह है, तो संकरा रास्ता अगर पूछा गया तो ये चिन्ह होगा। अगर संकरा पुल पूछा गया है, संकरा अगर पुल पूछा गया है तो उससे संबंधित अपने बात करें तो ये ध्यान रखना कि अपने इस प्रकार से बनेगा। संकरा अगर पुल पूछा गया है तो उसका चिन्ह ये रहेगा। और जहां तक मुझे पता लगा है भी संकरा रास्ता चिन्ह पूछा गया है, भी आगे संकरा रास्ता है तो यहां से जोड़ा और आगे सिंबल इस प्रकार से लगे होते हैं, भी संकरा रास्ता है। मानव निर्मित घटक है, तो मानव निर्मित घटक कौन से हैं, उद्योग है, इसमें जैव मंडल है, या जैसे अपने वायुमंडल वगैरह इस प्रकार से ऑप्शन में दे रखे थे, तो उद्योग जो है मानव निर्मित है। ध्यान रखना ENVIS की फुल फॉर्म क्या है, तो इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहता है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म रहेगी, इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रहेगा। निम्न में से कौन सी राजस्थान की भाषा नहीं है, तो राजस्थान की भाषा मैथिली राजस्थान की भाषा नहीं है। मैथिली जो भाषा ये बिहार और ध्यान रखना झारखंड है, नेपाल के अंदर भी इस भाषा को बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना कि बिहार और अपने झारखंड से संबंधित रहती है। इसके अंदर अपने मालवी है, हाड़ौती है, इस प्रकार से अपने दे रखा था। तो मालवी राजस्थान में बोली जाती है, मैथिली राजस्थान में बोली नहीं जाती है। तो राजस्थानी भाषा से संबंधित ये क्वेश्चन था। इसके अलावा शून्यवाद का जो जनक है वो किसे माना जाता है, नागा अर्जुन को माना जाता है। तो शून्यवाद का जो जनक है वो नागा अर्जुन को माना जाता है। शून्यवाद के जनक कौन मान जाते हैं, नागा अर्जुन को शून्यवाद का जनक माना जाता है। और एक ध्यान रखना कि अपने रूसी विद्वान भी जो है वो ध्यान रखना मिखाइल बाकुनिन भी शून्यवाद के जनक है। तो रूसी विद्वान ऑप्शन में देख लेना, नागार्जुन है तो नागार्जुन है। एक ध्यान रखना कि कौन है, मिखाइल बाकुनिन, ये ध्यान रखना कि रूसी विद्वान है, ठीक है, रूस से संबंधित है, रूसी विद्वान है, ठीक है। तो ये भी शून्यवाद के जनक माने जाते हैं। अगर ऑप्शन में ये है तो ये हो जाएगा, अन्यथा नागार्जुन तो है ही अपने भारत के संदर्भ में, तो नागार्जुन ही रहना चाहिए शायद ऑप्शन में। लीलावती के रचनाकार कौन है, तो भास्कर हो सकता है या भास्कराचार्य ऑप्शन में हो सकता है। तो लीलावती के रचनाकार कौन है, भास्कराचार्य है। राजस्थान की भाषा कौन सी है, तो राजस्थान की भाषा अपने कौन सी है, ढूंढाड़ी भाषा है ऑप्शन में। बाकी 3 अलग अलग भाषाएं दे रखी थी, लेकिन एक भाषा अपने राजस्थान से संबंधित थी, कौन सी थी, ढूंढाड़ी। हॉस्पिटल के आसपास की ध्वनि सीमा कितनी है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर अपने बात करें तो 65 डेसिबल थी, जबकि अपने WHO के द्वारा जो है, ठीक है, WHO के द्वारा ये जो ध्वनि सीमा मानी गई है ये दिन में तो 45 डेसिबल और रात्रि के समय ये 35 डेसिबल माना गया है। तो रात्रि में ध्यान रखना 35 डेसिबल। अब ऑप्शन में ध्यान रखना 45 या 35 अगर दे रखा है तो ये हो सकता है, अन्यथा ध्यान रखना कि 65 डेसिबल मैंने जहां तक पूछा था बच्चों से तो उन्होंने कहा कि सर 65 डेसिबल ऑप्शन में था। 65 शायद 90, 75 और 105 इस प्रकार से, तो सबसे कम 65 डेसिबल है। तो ये लगभग 26 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं किससे, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। और 26 क्वेश्चनों में आपने देखना है अभी आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा भी सर हमारे इतने क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन में सही हो रहे हैं, पेपर बड़ा ही इजी था, ठीक है। कहीं मेरे को लगता है पेपर में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जो पढ़कर विद्यार्थी गया उसको बड़े शानदार तरीके से इस पेपर को अटेंड किया है। और पर्यावरण अध्ययन के अंदर मैं जहां तक मानता हूं बड़ा इजी लेवल था। 25 से 30 क्वेश्चनों के बीच में लगभग सभी विद्यार्थी बैठ सकते हैं अगर उसने विवेक से पेपर को किया है, बड़े शानदार तरीके से अगर पेपर को उसने टेकल किया, घबराया नहीं है, नर्वस नहीं हुआ, तो बड़ा ही इजी पेपर था पर्यावरण का, ठीक है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, अगर अपने ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो 4 क्वेश्चन अपने और बच चुके हैं वो कौन कौन से हैं वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे 90-242 76-921 पर कमेंट करके जरूर बताइएगा भी 4 प्रश्न जो हैं वो कौन से रह चुके हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, जो मुझे नहीं मिले या मेरे सामने नहीं आए। ये पूरा पेपर मैं फिर बता रहा हूँ कि अपने याददाश्त के आधार पर मैंने आपको ये बताया है। तो एक बार आप अपने जो क्वेश्चन है जो आप करके आए हो उन्हें मिलान जरूर कर लीजिएगा। अपने टेलीग्राम चैनल जो है इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। जीके भाई पुरुषोत्तम मुदगल, मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी इन क्वेश्चनों को लिखकर भेज दूंगा, ठीक है।
तो आपका कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन रह रहा है, 4 जो रह रहे हैं तो आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और जिनको ये सिक्योर हो चुका है भी हम 90 क्वेश्चन से ऊपर हमारे सही हैं, तो वो मेंस की तैयारी के अंदर अभी से लग जाएं, समय को बर्बाद न करें, समय को जाया न करें। अब आपको पता लग चुका है कि पेपर का स्तर कैसा होता है, न ज़्यादा डीप में जाना होता है, न ज़्यादा हल्का पढ़ना होता है, बिल्कुल मध्यम का पढ़कर चलना है अपने को। रीट L1 वाले जो हैं, इस लेवल पर अगर काम करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अपने को गहराई में गोते मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हल्का भी नहीं पढ़ना, गहराई का भी नहीं पढ़ना, मध्यम पढ़ना है। जो मध्यम रहकर तैयारी करेगा वो ध्यान रखना कि बिल्कुल सफलता को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो आपको सभी को बेस्ट विशेष आपके मेंस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करने के लिए। मैं मानता हूं कि L1 के जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी ध्यान रखना कि इस पेपर को पास आउट करते होंगे। देखो वो तो किस्मत पर बात है, देखो मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट विशेष ही दूंगा, ठीक है। कई जो है मतलब विद्यार्थी हो सकता है कि अपने 90 का आंकड़ा न छू रहे हो, तो नर्वस न होइएगा। आपके सामने सीटी का भी आपने एग्जाम दिया होगा, सीटी 10+2 और सीटी ग्रेजुएशन का, अगर वो पास आउट है तो अगर आपके 90 से कम बन रहे तो आप उनकी तैयारी में लग जाइए, उसमें भी समय जाया मत कीजिएगा, ठीक है। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, क्योंकि जीवन में बहुत से एग्जाम अपने को देना है। क्योंकि जिंदगी जो है एग्जाम लेना, मतलब लाइफ जो है वो एग्जाम लेना जब प्रारंभ करती है तो अपने को एग्जाम देना ही होता है, और निश्चित रूप से वो अपने को एक दिन एग्जाम में सफल जरूर बनाती है। कर्म करना है नियति में रहकर, उस नियति के कर्म का हमेशा फल आपको मिलेगा और सार्थक फल मिलेगा। तो ईश्वर पर विश्वास रखिए और भोलेनाथ आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। शिक्षा जगत से संबंधित बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, ठीक है भी। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।